आपको याद है नतीजों से पहले हमने आपसे चर्चा की थी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, देश के सबसे बड़े राज्य के सबसे बड़े दो नेता पनाह मांग रहे हैं एक युवा नेता से, कितना वोट लाओगे या कि हम जीतेंगे। बताइए, क्या दुर्दशा करके छोड़ दी गई थी पार्टी की अंता उपचुनाव में। अब इसका जिम्मेदार कौन है पता नहीं, अखबारों ने छापा है वसुंधरा का गढ़ ढहा। अब वसुंधरा का गढ़ क्यों था? जब बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है तो फिर मैडम का यह किला क्यों था? राजा साहब और रानी साहिबा का यह राज क्यों था? अब इन विश्लेषणों में बहुत ज्यादा दम बचा नहीं है कि बीजेपी वहां क्यों हारी, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि प्रमोद जैन भाया जिस तरह से चुनाव लड़ रहे थे, ये बीजेपी का तरीका है, ये कांग्रेस का तरीका नहीं है और कांग्रेस को इस तरीके को सीखना पड़ेगा। प्रमोद जैन भाया न केवल शादियों में पैसे देते हैं बल्कि मौत पर भी पैसे देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा था, ये उपचुनाव में कांग्रेस के सभी नेता कह रहे थे, मतलब मदद करते हैं। हर इलाके में गांव गांव मंदिर बनाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ये बीजेपी का तरीका है। अब प्रमोद जैन भाया इतने कमजोर थे कि सारे नेता मिलकर जिताए हैं, पता नहीं क्योंकि सारे के सारे कह रहे हैं कि हमारे जाने से जीता, हमारी रणनीति से जीता, हमारे वॉर रूम से जीता, हमारे स्ट्रेटेजी से जीता। पता नहीं, मैं सोच रहा हूं कि राहुल गांधी भी यही सोच रहे होंगे कि क्या मैं इतना कमजोर हूं कि इतने सारे नेता मिलकर मुझे नहीं जिता पा रहे हैं। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि अंता उपचुनाव में जो भी मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं उन्हें बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगा देना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रमोद जैन भाया का जो मॉडल है, उस मॉडल के जरिए जनता में पकड़ कांग्रेस बना सकती है, न कि राहुल गांधी के उस एजेंडे के जरिए। जब वो पूछते हैं सभा में कि अगड़ी जातियों के कितने अधिकारी बैठे हैं सीएमओ में, तो ये सोच नहीं रहे होते हैं कि मैं जिस सभा को संबोधित कर रहा हूं वहां पर कांग्रेस में सबसे ज्यादा अगड़ी जातियों के लोग बैठे रहते हैं। तो खैर, कहा जा रहा है बिहार ने जातिवाद के एजेंडे को खारिज किया है और यहां भी कहा जा रहा है कि अंता उपचुनाव ने जातिवाद के एजेंडे को खारिज किया है। देखिए वक्त कैसे बदला है। पहले जो तथाकथित निचली जातियां हैं या लोअर कास्ट कहा जाता है, मुझे तो कभी समझ में नहीं आया कि ये अपर कास्ट कौन से होते हैं, मगर चूंकि कहा जाता है, ये तब कहा करते थे कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। अब तथाकथित अपर कास्ट के लोग कहा करते हैं जातिवाद खत्म होना चाहिए। समय की धुरी बदली है और जातिवाद का बेहतर मैनेजमेंट करने वाला कहता है कि जाति विहीन चुनाव हुआ है। पर मुझे लग रहा है कि महारानी को साफ करने में एक बीजेपी की बड़ी भूमिका रही है। जिस तरह से कहा जा रहा था मैडम आ जाएंगी, मैडम आ जाएंगी, अब ये चतुर सुजान भजनलाल शर्मा ने उपाय किया है, पता नहीं, क्योंकि अशोक चांदना तो यही कह रहे हैं। अशोक चांदना कह रहे हैं कि नरेश मीणा भजनलाल शर्मा के कैंडिडेट थे और वसुंधरा राजे का सफाया किया गया है। अब देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है कि अगर वसुंधरा राजे का टिकट काट दिया जाए झालरापाटन से, उनके बेटे दुष्यंत सिंह का झालावाड़ बारां से, तो वो निर्दलीय चुनाव नहीं जीत सकते हैं। पता नहीं नरेश मीणा जितना वोट भी आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि उछल कूद जो पिछले 1-2-1.5 साल से मच रही थी और अशोक गहलोत जैसे नेता जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कर रहे थे कि वसुंधरा राजे एक्सपीरियंस है, उन्हें राज चलाना आता है, वो हवा जो है वो पंक्चर हुई है अंता उपचुनाव के बाद। हो सकता है अशोक चांदना के इस कथन में कहीं कुछ सच्चाई हो भी सकती है, मगर नरेश मीणा ने
इस भ्रम को भी तोड़ा है कि देवली उनियारा में वो कांग्रेस को हरा कर आए थे और अब अंता में बीजेपी को हरा कर आए हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता किसी एक पार्टी के एजेंडे के लिए वो गए थे और किसी एक पार्टी का वोट काट रहे थे वो। मगर वसुंधरा राजे की फिर वही बात करता हूं, या फिर बीजेपी की, ये घर बैठकर घोड़े बेचकर सो रहे थे कि हमें देवली उनियारा में नरेश मीणा ने जिता दिया है, अब अंता भी जिता देगा। अब ये कैसे कह रहा हूं समझिए आप। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा चाहते थे अंता उपचुनाव में जाकर प्रचार करना। किरोड़ीलाल मीणा ने बीजेपी से संपर्क किया। बीजेपी ने कहा होगा कि भाई हमारे बस की बात नहीं, आप मैडम से बात कीजिए, वहां हमने सबलेट कर रखा है पार्टी को। किरोड़ीलाल मीणा कोटा तक पहुंच गए। वसुंधरा राजे के यहां से जवाब आया, यहां आने की जरूरत नहीं है आपको, नरेश मीणा जितना वोट काटेगा उतना हमारा ठीक रहेगा। मगर नरेश मीणा की नजरें किसी के वोट काटने पर नहीं है, वो अपने वोट को बढ़ाना चाह रहे थे, वो उतना ही वोट काट रहे थे बीजेपी के मजबूत स्तंभ रहे धाकड़ समाज के अब भी। इसलिए इस भ्रम में मत जिए आप कि वो किसकी तरफ हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ हैं। और जो लोग खारिज कर रहे हैं, देखिए फिर लोग कहेंगे कि आप तो क्या है नरेश मीणा को बढ़ा चढ़ाकर बताते हो। कोई कुछ भी नहीं बताता है उस व्यक्ति को जो बीजेपी के बराबर वोट लाया है। ममता बनर्जी को कितने दिन लगे थे संघर्ष करने में, नीतीश और लालू को कितने दिनों बाद सत्ता मिली थी, देवीलाल को कितने दिनों बाद सत्ता मिली थी। इस तरह से हनुमान बेनीवाल को, नरेश मीणा को खारिज नहीं किया जा सकता। मैं जानता हूं कि राजस्थान में लड़ने की प्रवृत्ति कम रही है, जो हनुमान बेनीवाल कहते हैं यहां अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने आराम से शासन किया, मुगल आए मुगलों ने आराम से शासन किया। दो चार उदाहरण हैं, महाराणा प्रताप और दुर्गादास राठौड़ जैसे कई उदाहरण हैं। अंग्रेज के आए तो उनके साथ भी हो लिए, और वहां पर भी औवा जैसे आंदोलन उदाहरण है, मगर ये छिटपुट आंदोलन के उदाहरण हैं। तो एक मिजाज है, किसी भी राज्य का मिजाज होता है, उस मिजाज के नजरिए से यहां थर्ड फ्रंट बहुत मुश्किल काम है। पर ऐसा भी नहीं है, हनुमान बेनीवाल राजनीति कर ही रहे हैं। अब देखिए अपने सोचने का तरीका होता है, किसी को लगता है मैं मंत्री बनने के लिए चुनाव में हूं, किसी को लगता है मैं पब्लिक के कॉज के लिए चुनाव में हूं। अब वो उस नजरिए से देखेगा तो लगेगा कि इसने कुछ भी हासिल नहीं किया, और हनुमान बेनीवाल उस नजरिए से देखते हैं तो कहते हैं कि कितना गरीब आदमी है, मंत्री बनकर तंग हुआ पड़ा है। तो देखने का अपना नजरिया होता है, उस नजरिए से आप देखेंगे तो दूसरा व्यक्ति हमेशा परेशान दिखेगा, या फिर दूसरे नजरिए से देखिएगा तो दूसरा आदमी हमेशा आपको सुखी दिखेगा। देखने का अपना तरीका होता है। पर मैं फिर कह रहा हूं कि जो ये उपचुनाव हुआ, आप देखिए ये क्या अच्छा दृश्य था कि वसुंधरा राजे वहां पर इस तरह से क्या चाहिए बता रही थी, और भजनलाल शर्मा डायरी निकाल के नोट कर रहे थे, जैसा कि टीकाराम जूली बता रहे हैं। भजनलाल शर्मा कार्यकर्ता की तरह लिख रहे हैं और ये मुख्यमंत्री की तरह बोल रही हैं, और उप मुख्यमंत्री जो हैं, जो बेकार का घूम रहे थे बाबू प्रेमचंद बैरवा, वो ताली बजा रहे हैं। ये ड्रामा बहुत ही खराब था, और इस ड्रामा का इंपैक्ट कुछ भी नहीं हो रहा था, इसलिए कि भजनलाल शर्मा को लेकर लोग कहते हैं ये जा रहे हैं। अब मैं हमेशा से कहता हूं कि देखो, ना तो अपनी प्रतिभा पर आए हैं, ना अपने बहुमत पर आए हैं, जो बहुमत खो देंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद से आए हैं। जब तक उनकी आंखों से नहीं उतरेंगे, ये नूर राजस्थान का बना ही रहेंगे। पर यह मिथक भी टूटा है कि इनके बनने से ब्राह्मण बीजेपी के साथ रहेंगे। दौसा उपचुनाव हो या अंता उपचुनाव हो, दोनों ही उपचुनाव में जब पार्टी को जरूरत थी ब्राह्मण वोटों के, तो वो अपने सहूलियत के हिसाब से निकल लिए। भजनलाल शर्मा के रोड शो के बाद भी, और अंता में तो दो रोड शो के बाद भी। अब क्या भजनलाल शर्मा के ऊपर जिम्मेदारी थी इसलिए वो निभा रहे थे, मगर जब ये नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे मोरपाल सुमन, तो अकेले दुष्यंत सिंह गए थे नॉमिनेशन भरवाने के लिए। हर कोई सोच रहा था कि ये क्या तरीका है,
बाद में पता चला वसुंधरा राजे ने कहा था मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। वो तो आखिर में उन्हें लगा कि फंस गई तो सबको पूछने लगी, वरना अब बार बार क्या नाम लूं मैं, किन किन लोगों को बुलाकर वो चुनाव लड़ रही थी। इसलिए मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे हो, दोनों को अब दोनों ही पार्टियों में हाशिए पर रखकर आगे बढ़ना चाहिए। अब अशोक गहलोत की जो छटपटाहट है कि अंता मैं जिता लाया या फिर अंता जीता तो हमारे कार्यकाल को लोग याद कर रहे थे इसलिए जीता। अब इस उदाहरण को लेंगे तो 7 में से 5 उपचुनाव बीजेपी जीती है, फिर तो भजन लाल शर्मा से पॉपुलर कोई है ही नहीं। अगर उपचुनाव जीतकर ही लोकप्रियता दिखानी है तो फिर भजन लाल शर्मा जैसा लोकप्रिय है नहीं, 7 में से 5 जीते हैं। और फिर इसी एक उपचुनावों के आधार पर यह तय होना है कि अशोक गहलोत का कार्यकाल कैसा था, तो उससे बुरा कोई कार्यकाल है ही नहीं, 5 उपचुनाव हारे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि यह भी वही बता रहे हैं खड़ा होकर कि हमने 50,000 रुपए कर्ज माफ किया था। अब ये बीते दौर के नेता हो चुके हैं, इन्हें अब घर बैठाने का वक्त है, वरना ये सोशल मीडिया के जरिए पार्टी के जड़ में मट्ठा डालते रहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इतने ही ज्यादा ये सारे के सारे चाणक्य हैं तो इन्हें भेज दो कांग्रेस को, चाणक्यों की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर सारे के सारे चाणक्य मुंह की खा रहे हैं। अब सारे चाणक्य कह देते हैं कि हमारा चंद्रगुप्त जो है वो काबिल नहीं है, इसलिए हम मुंह की खाते हैं। पर जरूरत है वहां जाकर काम करके दिखाओ, वरना उपचुनाव के नतीजे अपने हिसाब से अंता में आए हैं, इसका किसी भी मास्टर स्ट्रेटजी से कोई लेना नहीं है। ये प्रमोद जैन भाया का मैनेजमेंट था जिसका जिक्र किया जा रहा था और बीजेपी के घर के अंदर का झगड़ा था। अब देखिए, जो 81,000 वोट लेकर वो हारे थे पिछली बार और इस बार करीब 69,000 वोट लेकर वो जीते हैं, तो वोटों का बंटवारा एक फैक्टर रहा, मगर बीजेपी के यहां कोई भी इस चुनाव को लड़ने और लड़ाने के लिए तैयार नहीं था। वसुंधरा राजे के पास पैसा है, बीजेपी के पास पैसा है, मगर मैंने पहले भी कहा था, आपको याद होगा, वसुंधरा राजे पैसा नहीं खर्च करती हैं और पैसा मोरपाल सुमन ने खर्च नहीं किया और बिना पैसे का चुनाव लड़ रहे थे नरेश मीणा, जितना हो सके लोगों के दान से। वो अशोक चांदना कह ही रहे थे कि वो भेज देता है स्कैनर, पैसे आ जाते हैं, उस स्कैनरों के पैसे से कैसे चुनाव लड़ा जाए, मगर वो चुनाव लड़ लिए। अब आज नरेश मीणा निकले थे, बदले बदले से नजर आए। देखिए, सपने जब टूटते हैं तो फिर स्वभाव में स्वाभाविक बदलाव आता है और ये आज टोंक में दिखाई दे रहे थे, जहां पर गौशाला में घूम रहे थे। अब देखिए, इनकी किस्मत है कि हारने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग इनके साथ रहते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन्हें सलाह की जरूरत है। देखो, जीतने वाले के कई नाम होते हैं और हारने वाले को नसीहत देने की कतारें लग जाती है। अब सब नसीहत दे रहे हैं तो मैं फिर से नसीहत दे देता हूं, मैं तो नसीहत देते ही रहता हूं। हमारे से अगर बातचीत हो तो मैं तो कहता कि छवड़ा मत लड़ो, देवनी नियारा मत लड़ो, और मैं ये भी कहता कि अंता मत लड़ो। अब उनकी इच्छा, पर मुझसे अगर बातचीत हुई होती तो मेरा मानना था कि इंतजार करना चाहिए, संगठन खड़ा करना चाहिए। अब बेहतर होता कि कांग्रेस के मूल वोटर जहां से हैं वहां उस पार्टी में आप रहकर काम करें, मगर इनका कहना है कि कांग्रेस में रहकर नेताओं के पीछे पीछे घूमते घूमते मैं थक जाता हूं। सचिन पायलट के यहां जाओ तो डोटासरा नाराज हो जाता है, अशोक गहलोत नाराज हो जाता है, अशोक गहलोत के यहां जाओ तो डोटासरा नाराज हो जाता है, किसके यहां जाए पता ही नहीं चलता है। ये बात सही भी है। कल पटाखे फूट रहे थे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर अंता उपचुनाव को लेकर, तो मैं सोच रहा था कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेता राहुल गांधी को सदमा लगा हो, उस पार्टी के कार्यकर्ता पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं? क्या सरकार बन रही थी? ना, उन्हें मतलब था कि गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव जिता लाए हैं, हमारा प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बड़ा बन गया है। उनको कोई मतलब नहीं था कांग्रेस से। आप देखिए, सचिन पायलट के सपोर्टरों को जाकर देखिए, वो बता रहे हैं
कि उत्तर प्रदेश के ऑब्जर्वर बने अशोक गहलोत, चुनाव हारे, केरल के ऑब्जर्वर बने, चुनाव हारे, गुजरात के ऑब्जर्वर बने, चुनाव हारे, अब बिहार के ऑब्जर्वर बने, चुनाव हारे, अब शकुन है। और अशोक गहलोत के सपोर्टर निकाल रहे हैं कि जहां जहां सचिन पायलट चुनाव प्रचार करने गए थे वहां वहां कांग्रेस सारी। अब ये सारे के सारे राहुल गांधी के तस्वीर डीपी में लगा के रखते हैं। आप सोचिए ये कांग्रेसी हैं या गहलोत वाले हैं, पायलट वाले हैं, डोटासरा वाले हैं। फिर कहेंगे पत्रकार हमें लड़ाते रहते हैं। अरे पत्रकारों का तो काम ही सच बताना है। तुम क्या कर रहे हो देखो अपना, तुम किस पार्टी के हो, किस नेता के हो, विचारधारा के हो या व्यक्ति के हो, पता नहीं। मगर इस पार्टी का क्या होगा जब इस तरह से झंडावरदार इस तरह के काम करने वाले हैं। ये कल की तस्वीर है जब यहां पर सेलिब्रेशन हो रहा है भाया के जीत का। पर मैं बता रहा हूं कि प्रमोद जैन भाया के जीतने की कई वजह हैं। वो हारते हैं, मैं बार बार कहता हूं, तो बहुत ही मामूली वोट से हारते हैं और जीतते हैं तो हजारों वोट से जीतते हैं। वहां कोशिश की थी नरेश मीणा ने, हर कोशिश से कामयाब नहीं हो पाती है। मगर जैसा कि सब सलाह दे रहे हैं, मैं भी सलाह देता हूं कि उन्हें एक क्षेत्र बनाकर उस पर फोकस करना चाहिए। पहले विधानसभा जाने की कोशिश करना चाहिए। पूरे राजस्थान का नेता बनिए आप, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम हनुमान बेनीवाल ने एक खिमसर सीट तो पकड़ ही रखी है। अब वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का देखिए, वो बीजेपी में है और जब बीजेपी का वोट उनके साथ जुड़ता है तो वो जीतते हैं। इसलिए अगर आप कांग्रेस में आ जाएं तो ठीक है, बीजेपी में कहते हैं वो हम जाएंगे नहीं। भले ही कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि बीजेपी से वो मिले हुए हैं, पर जिस तरह की बात मैं हमेशा कहता हूं कि भाषा को लेकर उन्हें अपना स्तर सुधारना होगा। अब उनका एक अलग तर्क होता है कि मैं जहां पर जिन व्यक्तियों से लड़ रहा होता हूं, अपने लोगों में जोश भरने के लिए इस तरह की भाषा का मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है। मगर जिस जाति के आधार पर टिप्पणी करते हैं कि सारे बनिए हैं, भाया, सिंघवी, धारीवाल, बिरला, ये इस तरह से जातिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। आप जब वसुंधरा राजे पर अटैक नहीं कर रहे थे, मोरपाल सुमन पर अटैक नहीं कर रहे थे और जो कैरेक्टर चुनाव में नहीं था ओम बिरला, उस पर आप अटैक कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वसुंधरा राजे कहीं न कहीं आपको लड़ाने के खेल में हैं। इस तरह के आरोप लगाने वालों को सहूलियत मिल जाती है, बल मिल जाता है। मुझे लग रहा है कि इस तरह के स्ट्रेटेजी पर भी ध्यान देना होगा। अगर वो मोरपाल सुमन के 10,000 वोट भी काट लेते और 5,000 वोट प्रमोद जैन भाया का, तो तस्वीर बदल जाती। मगर बिल्कुल ही उन्होंने वॉकओवर दे दिया बीजेपी को, जो इनके लिए नुकसानदेह रहा और बाकी सारी सवर्ण जातियां नायक के रूप में प्रमोद जैन भाया के साथ जुट गई। खैर, अब बीती ताही बिसार दे, अब जो बीत गया सो बीत गया।